दोस्तों इस वीडियो में हम पीएनबी होम लोन यानी पंजाब नेशनल बैंक होम लोन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि अगर मान लीजिए आप कोई सैलरीड क्लास हो यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो उस केस में अगर आपको पीएनबी से होम लोन लेना है तब उस केस में पीएनबी होम लोन का क्या प्रोसेस है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो उस केस में अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक से एक होम लोन लेना है तो उस केस में आपके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसे ही इन्होंने एक अलग सेगमेंट बना रखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी जो लोग आईटी प्रोफेशनल है यानी आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। तो इस केस में अगर आपको होम लोन चाहिए पंजाब नेशनल बैंक से तो इनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप फार्मिंग से जुड़े हुए हैं यानी अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उस केस में अगर आपको पीएनबी से होम लोन चाहिए तो उस केस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। इन सब के अलावा पीएनबी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन ऑफर करता है, इन सब के अलावा जितने भी सवाल होम लोन से जुड़े हुए हैं ये सारे सवाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि होम लोन होता क्या है, होम लोन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बैंक में पहली बार जब आप होम लोन लेने जाते हो तब बैंक आपसे क्या क्या सवाल पूछता है। इन सब के अलावा जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, जैसे मान लीजिए या तो आप बैंक की ब्रांच में जाके होम लोन के लिए अप्लाई करोगे या फिर ऑनलाइन घर बैठे बैठे मान लीजिए पीएनबी के लिए अप्लाई करना तो पीएनबी की वेबसाइट खोलोगे, वहाँ पर ऑनलाइन आप पीएनबी के होम लोन के लिए अप्लाई करोगे। यही दो तरीके हो सकते हैं। इन सब के अलावा ठीक है, जब हम अप्लाई कर देंगे बैंक सबसे पहले आपका सिविल स्कोर वेरीफाई करेगा कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए नोटरी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके अलावा जो बायर है और सेलर है उसकी फोटोग्राफ होगी, एडवोकेट का क्या रोल रहता है, इन सब के अलावा आर्किटेक्ट आपकी घर की कैसे वैल्यूएशन लगाता है जो आप घर परचेज करना चाहते हो, ये सारे सवाल भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले जैसे ही हम किसी भी बैंक की ब्रांच में जाते हैं बैंक सबसे पहले हमसे यही पूछता है कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन चाहिए। अब ये फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, देखो मान लीजिए आज एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आज पंजाब नेशनल बैंक में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं 7% पे, और मान लीजिए आप ये कहते हो कि मुझे होम लोन चाहिए अगले 20 सालों के लिए। तो इस केस में अगर आप बोलते हो कि मैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहता हूं तो इस केस में अगले 20 साल में चाहे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े चाहे कल को होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाए, अगले 20 साल में आपको 7% के हिसाब से ही अपनी बची हुई ईएमआई बैंक को पे करनी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये कहते हो कि मुझे फ्लोटर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए अपने होम लोन के लिए, तो मान लीजिए आज 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, अब कल को मान लो पीएनबी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करके इसे 8% कर देते हैं, तो उस केस में बची हुई ईएमआई अब आपको 8% के हिसाब से पे करनी है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, कल को मान लो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएनबी 7% से घटाकर इसे 6% कर देता है, 5% कर देता है, तो उस केस में अपनी बची हुई ईएमआई आपको फिर 5%, 6% जितना भी कम होगा उस हिसाब से ही पे करनी। तो इस केस में सवाल ये आता है कि अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है या फिर फ्लोटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है। देखो अब इस केस में मान लो आज 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मान लो पीएनबी ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम होम लोन ऑफर कर रहे हैं 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो जो ये इन्होंने ऑनलाइन लिखा हुआ है 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सिर्फ फ्लोटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए चूज करते हो तो पहली बात तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 1-1.5% महंगे आपको मिलेंगे। मान लीजिए अगर 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको फ्लोटर का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है बैंक, तो यहां पर अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो उस केस में आपको 8 या 8.5% पे ही होम लोन मिलेगा। अब दूसरी बात यहां पर सवाल यह आता है कि फ्लोटर और फिक्स्ड में मैं यहां पे पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फ्लोटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि उसके कुछ और एडवांटेजेस भी आपको मिल जाते हैं। मान लो कल को आपको कोई प्री पेमेंट करनी है या मान लीजिए आपको अपना लोन फोरक्लोज करवाना है, तो ये पॉसिबल है सिर्फ फ्लोटर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप फोरक्लोजर नहीं कर सकते, अगर आप फोरक्लोजर करोगे तब आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। और आज की डेट में जो मार्केट सिनेरियो है, ठीक है हम मान रहे हैं कि अभी लगातार आरबीआई जो है वो अपनी रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये एक टाइम के साथ साथ दोबारा कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि अभी यूएसए के अंदर अगर आप देखो तो एक रिसेशन आने वाला है। उस वजह से जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वो अपने इंटरेस्ट रेट लगातार इंक्रीज कर रहा है, जिस वजह से आरबीआई को भी अपनी रेपो रेट इंक्रीज करनी पड़ रही है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद देखो होम लोन ऐसा तो है नहीं कि हमें 1 या 2 साल के लिए चाहिए, होम लोन का टेन्योर ज्यादा से ज्यादा 30 ईयर्स भी होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको यही देखने को मिलेगा कि फ्लोटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है, क्योंकि कल को आप यही देखोगे आज से 5 साल 6 साल के बाद कि होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा कम होने
होने शुरू होंगे। तो ऐसे में मेरी पर्सनली आपको यही सजेशन है, जब भी आप बैंक में जाओ तो आप फ्लोटर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चूज करो। अब इसके बाद होम लोन के अंदर जो अगला कंसेप्ट आता है वो आता है एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो आप घर परचेज करना चाहते हो अगर उसकी वैल्यू 0 रुपीज से लेकर 30 लाख रुपए तक है तो इस केस में बैंक ये बोलता है कि 90% जो इसका पैसा है वो मैं दे दूंगा आपको लोन की फॉर्म में, लेकिन 10% पैसा आपको डाउन पेमेंट करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कोई आप घर परचेज करना चाहते हो जिसकी वैल्यू है 30 लाख रुपीज, तो इस केस में बैंक ये बोलता है इसका 90% मैं आपको लोन दे दूंगा, यानी 27 लाख रुपए तो बैंक आपको लोन दे देगा, लेकिन बचा हुआ 3 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। ऐसी अगर आपके घर की वैल्यू 30 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए के बीच में, तो इस केस में 80% पैसा बैंक आपको लोन दे देगा और 20% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आपके घर की वैल्यू 75 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस केस में सिर्फ 75% पैसा ही बैंक आपको लोन की फॉर्म में देगा, 25% जो अमाउंट है वो आपको डाउन पेमेंट ही करनी पड़ेगी। इसे हम बोलते हैं एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू। इसके बाद एक बार हम होम लोन स्टेजेस को भी देख लेते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने होम लोन के लिए अप्लाई किया। अब ये आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे, ऑनलाइन पीएनबी की वेबसाइट आप ओपन करो और वहां पर होम लोन के लिए अप्लाई कर दो, या फिर आप सीधा सीधा ब्रांच विजिट करके भी होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप होम लोन के लिए अप्लाई करोगे आपकी जो ये रिक्वेस्ट है ये ब्रांच बैंकिंग की टीम ले लेगी। ब्रांच बैंकिंग की टीम इसे सबसे पहले क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास भेजती है और क्रेडिट टीम जो है आपका सबसे पहले सिबिल स्कोर वेरीफाई करती है। सिबिल स्कोर में ये वेरीफाई किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पास्ट में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेकार हो, आपने पास्ट में कभी कोई भी लोन लिया हो सकता है उसकी पेमेंट टाइम पे ना की हो, तो आपका सिबिल स्कोर वेरीफाई किया जाता है बेसिकली आपके पैन कार्ड से फेच करके। अगर आपका सिबिल स्कोर एकदम परफेक्ट है उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है यानी आपका फिर सैंक्शन लेटर बनाया जाता है। सैंक्शन लेटर ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके बीच में भी कुछ प्रोसेसेस रहते हैं। ये आपको प्रोसेसेस कहीं पर मिलेंगे नहीं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल से समझा रहा हूं कि ठीक है जैसे ही आपका सिबिल स्कोर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो आपका काम है वो स्टार्ट होगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो। क्योंकि देखो बैंक ऐसा नहीं है कि किसी भी, मान लीजिए कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मान लो कोई कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, तो एकदम जो लीगल प्रॉपर्टी है ना उसके ऊपर ही बैंक आपको लोन देगा। दूसरी बात, बैंक कभी भी आपको, देखो यहां पे आपको कहीं वेबसाइट में नहीं दिखाई देगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूं। बैंक कभी भी आपको एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी कभी लोन नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड है, वहीं पे ही वो लोग प्लान करते हैं, यानी फार्मर प्लान करते हैं कि मैं यहीं पे अपना घर बना लेता हूं। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वहां पे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। जो भी ग्रामीण एरिया में रेजिडेंशियल एरिया बना हुआ है सिर्फ वहीं पे ही अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो सिर्फ उस केस में ही फिर बैंक आपको लोन देगा। अगर आप शहर में रहते हो तो आपकी प्रॉपर्टी पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो इस केस में जब आपका क्रेडिट स्कोर वेरीफाई हो जाता है तो बैंक सबसे पहले नोटरी के एक डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, यानी एक पूरा एक नोटरी से डॉक्यूमेंट बनवाएगा कि कौन बायर है कौन सेलर है, कितने का घर आप परचेज कर रहे हो, सेलर का नाम क्या है, प्रॉपर पूरा एक एग्रीमेंट बनेगा, वहां पे दोनों के सिग्नेचर किए जाएंगे, जो बायर है और जो सेलर है। अब ये जो नोटरी की फीस है ये आपको ही पे करनी पड़ेगी। नोटरी का काम पूरा होने के बाद एक एडवोकेट आएगा यानी बैंक की तरफ से, वो एडवोकेट बेसिकली तहसील ऑफिस से ये वेरीफाई करेगा यानी ये रेक्टिफाई करेगा कि जो घर है उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, यानी पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस करेगा कि जो आप घर परचेज करना चाहते हो वो लीगल है या नहीं है। उसके बाद एडवोकेट का जो काम है इसके लिए बैंक आपसे एक फीस चार्ज करेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो एडवोकेट आएगा नहीं। अब ये जो फीस है लगभग फिक्स भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि जितना आप लोन अमाउंट ले रहे हो उसका 0.something%, तो लगभग ज्यादा फीस नहीं होती, 2,500 से 3-4 हज़ार रुपए के आसपास ही फीस रहती है और ये नेगोशिएबल भी होती है, आप बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हो। एडवोकेट का काम कंप्लीट हो जाता है तो एक आर्किटेक्ट का रोल आता है। आर्किटेक्ट बेसिकली क्या करता है, जो आपका घर है उसकी वैल्यू लगाता है कि वो घर की वैल्यू कितनी है। मान लो घर तो है 20 लाख रुपए का, लेकिन आप कहते हो कि घर की वैल्यू 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए के पीछे मेरे को आप 80% लोन दो। ऐसे में तो बैंक कस्टमर के ऊपर तो डिपेंड हो ही नहीं सकता, यानी कस्टमर के ऊपर तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, तो बैंक खुद वैल्यूएशन लगवाता है, उसके लिए एक आर्किटेक्ट हायर करता है। तो आर्किटेक्ट की भी फीस लगभग 3 से 3,500 हज़ार रुपए रहती है, ये भी फीस फिर आपको ही पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा घर के सामने एक फोटोग्राफ होगी, आपकी फोटोग्राफ होगी, जो घर बेच रहा है उसकी फोटोग्राफ होगी, घर की फोटोग्राफ होगी और साथ में बायर और सेलर दोनों की इकट्ठे भी फोटोग्राफ होगी। ये एक प्रूफ के लिए बैंक करवाता है। देखो बैंक से होम लोन लेने का एक सबसे अच्छा फायदा ये भी है कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो ना, बैंक अपनी तरफ से उसकी पूरी की पूरी वेरिफिकेशन आपको करवा के देता है। यानी एक तरह से जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि घर के साथ बहुत बार आपने देखा होगा कि फ्रॉड हो जाते हैं, कि जो घर परचेज करना था हमने
पैसे भी दे दिए, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि ये तो एक डिस्प्यूट था इसके ऊपर, ये जिससे हमने परचेज किया उसके तो नाम पे ही नहीं है, यानी एक फर्जी काम हो गया सारा का सारा। लेकिन जब आप बैंक से होम लोन लेते हो ना, तो बैंक खुद की तसल्ली के लिए, क्योंकि देखो घर आप परचेज कर रहे हो लेकिन पैसा किसका लगा है, बैंक का लगा है, तो जब जिसका पैसा लगा है वो तो कंप्लीट वेरिफिकेशन करवाई गई। तो यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है बैंक से होम लोन लेने का। अगर यहां पे मैं आपको पर्सनली बताऊं तो अगर आपके पास कैश भी है ना, यानी मान लीजिए अगर आपके पास खुद का पूरा पैसा है, मान लो आपके पास 50 लाख रुपए पड़े हैं और 50 लाख का ही घर आपको परचेज करना है, 50 लाख आपके पास हैं, तब भी मैं आपको यही कहूंगा कि इसमें से ना पूरा पैसा अपना मत लगाओ, 20-25 लाख रुपए का होम लोन ले लो। इसका फायदा ये होगा कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो ना, उसकी एक कंप्लीट वेरिफिकेशन बैंक आपको करके देगा। फिर चाहे आप जल्दी पैसा अपना बैंक का पूरा कंप्लीट कर लेना और जल्दी अपनी एनओसी ले लेना, तो इस केस में होम लोन लेने का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा। अब यहां पे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आर्किटेक्ट का जैसे ही रोल कंप्लीट होगा, फोटोग्राफ्स क्लिक होंगी, उसके बाद आपकी एक प्रोसेसिंग फीस बैंक चार्ज करेगा, जिसे हम फाइल चार्ज बोलते हैं। अब ये जो फाइल चार्ज है ये भी लगभग आपकी 8 से 10 हज़ार रुपए के बीच में बैठेगी, तो ये फाइल चार्ज बैंक आपसे चार्ज करेगा। इन सब के अलावा सबसे जरूरी चीज, जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करोगे, जैसे मान लो घर मेरा 50 लाख रुपए का है, इसके लिए मैंने 80% बैंक से लोन ले लिया, यानी 40 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया। अब जितने का मैंने लोन लिया ना, तो बैंक ये बोलता है कि उतनी अमाउंट का आपको एक टर्म प्लान भी लेना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, जितनी अमाउंट वो बैंक से लोन उठा रहा है, उतनी अमाउंट को उसे टर्म प्लान इसलिए करवाना पड़ता है कि कल को मान लो अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, तो बैंक का पैसा बैंक को कौन रीपे करेगा। तो इसीलिए बैंक आपको इंसिस्ट करेगा, इंसिस्ट का आपको ये करवाना ही पड़ेगा, जितने का भी आप लोन उठाओगे उतनी ही अमाउंट का एक टर्म प्लान भी आपको करवाना पड़ेगा। अब ये जो टर्म प्लान की कॉस्ट है, ये लगभग मान के चलो अगर आप 40-1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, तो ये आपकी फीस बैठेगी 40-50 हज़ार रुपए के आसपास। तो ये फीस भी आपको ही पे करनी है। तो मैंने लगभग आपको एक रफ एक्सपेंसेस बता दिए कि स्टैंप ड्यूटी के कितने चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन के कितने चार्जेस हैं, ये बेसिक है, ये आपको सारी चीजें बैंक क्लियर कर देगा। मैंने यहाँ पे आपको एक रफ डाटा प्रोवाइड करवा दिया कि बेसिकली एक्चुअल में जब हम होम लोन लेने जाते हैं तब सारा का सारा क्या प्रोसेस रहता है। देखो होम लोन जब आप किसी भी बैंक की वेबसाइट ओपन करोगे तो एकदम डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताई है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या चूज करना चाहिए। इन सब के अलावा हमने सारे चार्जेस भी डिस्कस किए। अब एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से जब हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इन्होंने 2 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और आईटी कंपनी के अलावा जितने भी लोग हैं उन्हें इन्होंने अलग सेगमेंट में रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब करता है या फिर खुद का बिजनेस करता है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। और यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं, इन्हें अलग सेगमेंट में रखा हुआ है। अब जो रूल्स इनके लिए, मान लो किसी का सिविल स्कोर 800 है या फिर 800 से ज्यादा है, तो उसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक 7.30% पे होम लोन दे रहा है या फिर 7.5% पे होम लोन दे रहा है। तो इस केस में मान के चलो, देखो वैसे बेसिकली जितनी आपकी सैलरी होती है ना, मान लो किसी की सैलरी 30,000 पर मंथ है, तो मैक्सिमम होम लोन उसे मिलेगा 30,000 का 60 टाइम्स, यानी आप मान के चलो रफली उसे 18 लाख रुपए का मैक्सिमम होम लोन मिलेगा। तो इस केस में पंजाब नेशनल बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर मान लो इस साइड जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, अगर मान लो इनकी जो लिमिट है, मान लो किसी की सैलरी 30,000 ही है, तो यहां पे तो इसे मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 18 लाख रुपए का लोन। लेकिन इस केस में अगर यहीं पे मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कोई आईटी कंपनी में काम करता है और इसकी सैलरी भी 30,000 है, तो इसको मिलेगा 30,000 का 60 टाइम इंटू 1.25, यानी इन्हें 1.25 टाइम्स ज्यादा होम लोन मिलेगा जितनी, अगर इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी सेम है, मान लो दोनों की सैलरी सेम है, तो इस साइड इन्हें 1.25 टाइम्स ज्यादा लोन मिलेगा। क्योंकि बैंक ये ट्रस्ट करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय टाइम पे मुझे पैसा रीपे कर देगा, और आज की डेट में आईटी कंपनीज में एक अच्छी सैलरी है, लोगों का ट्रस्ट है, इसीलिए आईटी एम्प्लॉयज को भी यहाँ पे 1.25 टाइम्स ज्यादा लोन पीएनबी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब एक बार हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के होम लोन कैलकुलेटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो किसी व्यक्ति को 30 लाख रुपए के होम लोन की जरूरत है, तो यहां पर 30 लाख का अगर वो होम लोन लेते हैं और मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.5% का, लोन का टेन्योर मान लेते हैं कि अगर उसे 30 ईयर्स के लिए लोन चाहिए, तो इस केस में उसकी हर महीने की ईएमआई बनेगी 20,976 रुपए। उसे टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा 45,51,517 रुपए, और टोटल अमाउंट यानी प्रिंसिपल जो उसने 30 लाख रुपए लिया था प्लस इंटरेस्ट मिला के उसे 75,51,517
रुपए रीपे करने होंगे। यानी लोन उसने लिया 30 लाख रुपए का, इंटरेस्ट उसका बैठ गया 45,51,517 रुपए का। अब यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जितने लंबे समय के लिए हम होम लोन लेंगे उतना ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमें पे करना होगा बैंक को। जैसे उदाहरण के तौर पे इसी सिनेरियो में अगर हम होम लोन का जो टेन्योर है उसे 30 ईयर से घटाकर सिर्फ 10 ईयर कर देते हैं, तो इस केस में हमें जो इंटरेस्ट पे करना है, यानी 30 लाख का मैंने लोन लिया 10 सालों के लिए, तो अब मेरा इंटरेस्ट घट के आ गया 12,73,000 रुपए। यानी 30 लाख रुपए का मैंने प्रिंसिपल उठाया और उसके पीछे मुझे सिर्फ 12 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट पे करना है अगले 10 सालों में। मंथली मेरी ईएमआई बढ़ जाएगी यहां पर 35,611 रुपए। लेकिन आप ये देखो कि इंटरेस्ट कितना कम हो गया। एक तरफ मुझे 45 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था और दूसरी तरफ मुझे सिर्फ 12 लाख रुपए ही इंटरेस्ट पे करना है। ये इंटरेस्ट और भी कम किया जा सकता है अगर मैं सिर्फ टेन्योर को 5 साल सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, आपकी जो मंथली ईएमआई है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मैं समझ रहा हूं कि 60,000 रुपए मंथली ईएमआई निकालना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम यहां पे एक एजुकेशन पर्पज से समझ रहे हैं कि अगर हम टेन्योर जितना कम सेलेक्ट करेंगे, जैसे इस केस में अगर मैं 5 सालों के लिए सिर्फ 30 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो मुझे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है अब सिर्फ 6 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही एक आधा और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो किसी को होम लोन चाहिए 20 लाख रुपए का, राइट। 20 लाख का अगर वो लोन लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मान लो, तो यहां पे टेन्योर 30 ईयर्स कर लेते हैं, तो 20 लाख का अगर वो होम लोन लेते हैं तो इस केस में हर महीने की जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 13,984 रुपए। टोटल इंटरेस्ट यानी लोन है 20 लाख रुपए का, इंटरेस्ट बैठ रहा है 30 लाख रुपए का। तो इस केस में वही चीज है कि टेन्योर आपने 30 ईयर सेलेक्ट किया, बहुत लंबा टेन्योर सेलेक्ट कर लिया। अब इसी टेन्योर को हम एक बार 10 साल पे लेके आते हैं, 20 लाख का हमने जब लोन लिया तो इस केस में फिर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो बना 8,48,000 रुपए और मंथली ईएमआई बनी मेरी 23,740 रुपए। तो इस केस में आप एक रफली मान के चलो, देखो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि 30 ईयर्स के लिए होम लोन लो। देखो हर किसी का एक रिस्क एपेटाइट होता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी अमाउंट की ईएमआई पे नहीं कर सकते तब तो ठीक है, एक मजबूरी है, 30 ईयर्स के लिए लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप अफोर्ड कर सकते हो ना, तो फिर एक लंबे टेन्योर के लिए होम लोन लेना एक समझदारी नहीं है। तो उस केस में आप एक मान के चलो कि 15 साल के, मतलब 15 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, देखो मैं आपको यही एग्जांपल देता हूँ। देखो जनरली लोगों को कितना लोन चाहिए होता है, 30 लाख रुपए, और मान के चलो कि 50 लाख 60 लाख में आपको एक ठीक ठाक घर मिल जाता है। ठीक है, बाकी हर किसी की अपनी वो है कि किसी को क्या रिक्वायरमेंट है। एक जनरल एक मेजोरिटी जो पब्लिक है उन्हें लगभग 30 से 40 लाख रुपए, चलो 40 लाख का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इस केस में मेजोरिटी पब्लिक को यही रेंज में ही घर चाहिए होता है कि 30 से 40 लाख का मुझे लोन मिल जाए, 10-20 लाख रुपए मेरे पास मेरी खुद की सेविंग्स है। अब इस केस में अगर वो 30 ईयर्स के लिए लोन लेते हैं, मान लो 40 लाख का लोन उसने लिया 30 ईयर्स के लिए, तब उसकी ईएमआई बन रही है ऑलमोस्ट 28,000 रुपए, राइट। और उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 60 लाख रुपए, यानी 40 लाख का लोन है और इंटरेस्ट 60 लाख रुपए। अब इसे हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, इसे हम एक बार 15 साल पे लेके आते हैं, राइट। मतलब अब जब हमने देखा यहाँ पे 30 ईयर्स के लिए उसकी ईएमआई ऑलमोस्ट 28,000 बन रही है। 15 साल अगर वो अपने टेन्योर सेलेक्ट करता है तो उसकी ईएमआई कितनी इंक्रीज हुई, 9,000 रुपए, राइट। अब इस केस में उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 26 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 26 लाख रुपए। पहले इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा था, 60 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट हाफ से भी कम उसका इंटरेस्ट हो गया। तो एक मतलब जो बिल्कुल रिस्पेक्टेबल टेन्योर है ना, वो बेस्ट यही सिनेरियो है कि आप 15 ईयर्स के लिए सेलेक्ट करो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। बाकी ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कितना टेन्योर सेलेक्ट करना है, आप कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली ये भी सजेस्ट करूंगा कि कभी भी देखो लोन्स आपको मिल जाएंगे इजीली अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, लेकिन जितनी आपकी रिस्क एपेटाइट है ना उतना ही आप लोन लो। ऐसा ना सोचना कि लोन मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं एक बड़ा घर ले लेता हूं। तो उस केस में जितना आप अफोर्ड कर सको अपनी सैलरी के हिसाब से उतने ही आपको लोन लेने चाहिए। ज़्यादा लोन्स भी फिर कई बार इश्यू क्रिएट कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पीएनबी में कैसे होम लोन के लिए अप्लाई करना है ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।